एक और खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं एक नाम लूंगा, लचित बरफुकन को जानते हैं आप? पूर्वोत्तर के शूरवीर की कहानी, इतिहास के पन्नों से लचित अचानक से क्यों गायब हो गए? मतलब हमारी इतिहास की किताबों में औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल शासकों की शान से बहुत कसीदे गढ़े गए, जिसकी बदौलत आज बच्चा बच्चा इन मुगल शासकों के बारे में जानता है। एडवर्टीजमेंट भी बनी है, उसमें आपको रटा दिया जाता है, इसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, मखमली त्वचा वाली ऐड याद है आपको? रटा दिया जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन क्या आप औरंगजेब की शक्तिशाली सेना को हराने वाले पूर्वोत्तर के सूर्यवीर लचित बरफुकन को जानते हैं? ये नाम शायद पहली बार सुना होगा आप में से, सुना ही नहीं होगा आपने। लचित बरफुकन, इनको जानते हैं आप? क्या आपने इतिहास की किताबों में कभी औरंगजेब के 30,000 सैनिकों, 15,000 तीरंदाजों, 18,000 घुड़सवारों और 1,000 तोपों को असम से खदेड़ने वाले लचित बरफुकन के बारे में कभी पढ़ा, नाम भी सुना कभी? आज देश पूर्वोत्तर के सूर्यवीर और औरंगजेब को धूल चटाने वाले लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मना रहे। नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, आपने नाम सुना होगा, कई बार नाम सुना होगा कि इसका बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। एड्स आती थी, रटा दिया जाता था आप लोगों को दिमाग में, याद है ना वो ऐड? लेकिन ये लचित बरफुकन की 400वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये गौरवशाली इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लोग कहते हैं कि बाएं हाथ से इतिहास लिखा गया ना, लेकिन इतिहास की किताबों में इस महानायक को वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। असम के लोग तो हमेशा से लचित बरफुकन को अपना हीरो मानते आए हैं, लेकिन असम के बाहर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि लचित वो योद्धा थे जिन्होंने ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब का अहंकार धूल में मिलाकर रख दिया था। ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब का अहंकार धूल में मिटा दिया था। लचित बरफुकन का जन्म आज से 400 साल पहले 24 नवंबर 1622 को आज के असम में हुआ था। सैकड़ों साल पहले असम को अहोम के नाम से जाना जाता था, अहोम, और वहां रहने वाले लोगों को भी अहोम कहते थे। लचित बरफुकन के जन्म से 6 साल पहले यानी कि 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने भारत के पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने की लड़ाई शुरू कर दी। मुगलों की नजर इन राज्यों में उपलब्ध हाथी के दांत, काली मिर्च, गोल्ड डस्ट और कस्तूरी जैसी चीजों पर थी। मुगलों की नजर थी, इन सभी चीजों को बहुमूल्य माना जाता था। पूर्वोत्तर के राज्य इन संसाधनों से भरपूर थे। इसी को देखते हुए मुगलों ने आज के असम और उस समय के अहोम राज्य से सटे कोच पर अपना कब्जा जमा लिया। यह साल 1616 की बात है, लेकिन यानी लचित बरफुकन के जन्म से 6 साल पहले की। असम के संसाधनों को मुगलों के कब्जे से छुड़ाने के लिए अहोम सेना ने मुगल सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे समधारा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। समधारा, इसे समधारा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अहोम सेना को जीत मिली। इस युद्ध में के बारे में मुगल सेनापति मिर्जा नाथन ने अपनी किताब भारस्तान ए घायली में लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था कि युद्ध में मुगलों के 1700 सैनिक मारे गए, 3400 घायल हुए, 9000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1618 में मुगल और अहोम एक बार फिर से टकराए। अहोम मतलब आज का असम, लेकिन इस बार अहोम सेना की हार हो गई। 1639 के बीच मुगलों और अहोम के बीच कुछ समझौते भी हुए और संघर्ष भी लगातार चलता रहा। इस दौरान असम के राजा प्रताप सिंह थे, जो मुगलों की चाल को समझ चुके थे। उन्होंने मुगलों से समझौता तो किया, लेकिन इस बीच अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए भी जुट गए। उन्होंने पाइका सिस्टम को मजबूत किया। पाइका, इसमें भूमि की रक्षा करने वाले युवा सैनिक शामिल होते हैं। समझिएगा इसको, इसका भी आज का संदर्भ आपको बताऊंगा। दरअसल इसमें भूमि की रक्षा करने वाले युवा सैनिक शामिल होते हैं। इसके लिए बेरोजगार युवकों को उनका सेना में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। मतलब आज के जमाने की अग्निपथ स्कीम भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत विरोध हो रहा है ना, वहां उस वक्त भी हुआ था। उस वक्त अग्निपथ एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन 1641 में राजा प्रताप की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1648 में जयध्वज अहोम साम्राज्य के राजा बने। जयध्वज ने दिल्ली में शाहजहां के बेटों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाते हुए मुगलों को असम से खदेड़ दिया और अपनी सीमा गुवाहाटी तक फैला ली। इसके बाद एक बार फिर मुगलों और अहोम सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई और औरंगजेब ने बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को गुवाहाटी पर वापस कब्जा करने का आदेश दिया। इसके बाद मीर जुमला ने अहोम साम्राज्य की आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए
सिहोम के सिमूलगढ़, समधारा और उसकी राजधानी गढ़गांव पर एक तरीके से कब्जा कर लिया और बड़ी संख्या में हाथी, सोने चांदी के सिक्के और 1000 जहाज कब्जे में ले लिए। इसके बाद अहोम राजा जयध्वज की सेना और मुगलों के बीच फिर से युद्ध होता है, जिसमें अहोम बुरी तरह हार जाते हैं। इसके बाद मीर जुमला के साथ 9 जनवरी 1663 को हुई, ये आप समझिए गिलजारी घाट की संधि के तहत जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ता है और 1 लाख रुपए के साथ कई क्षेत्र भी गंवाने पड़ते हैं। राजा ध्वज के कई मंत्रियों को बंधक बना लिया जाता है। इस हार और बेइज्जती से दुखी होकर जयध्वज आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मरने से पहले वो अपने चचेरे भाई और साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह से मुगलों से उनके अपमान का बदला और उन्हें असम से बाहर फेंकने का वचन ले लेते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है पूर्वोत्तर के सूर्य कुमार लचित बरफुकन की। चक्रध्वज सिंह मीर जुमला से मिली हार के बाद बिखरी हुई सेना को एकत्रित करते हैं, नए किलों का निर्माण कराते हैं, खाने का सामान और हथियारों का जखीरा जमा करवाना शुरू करते हैं और लचित बरफुकन को अपना कमांडर इन चीफ बनाने का सबसे बड़ा फैसला करते हैं। लचित बरफुकन ने कमांडर रहते ही सेना में जान फूंक वो दे देते हैं और एक ऊर्जा से भरी सेना तैयार करते हैं। इस बीच साल 1667 में गुवाहाटी का नया फौजदार फिरोज खान अपनी मांग पूरी करवाने के लिए दबाव डालने लगता है। इसके बाद चक्रध्वज अगस्त 1667 में लचित बरफुकन के नेतृत्व में अपनी सेना को गुवाहाटी पर कब्जा करने के लिए भेज देते हैं। इसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई जाती है और अहोम सैनिक ब्रह्मपुत्र के दोनों छोरों को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवंबर तक लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना मुगलों के कब्जे वाले इलाके को वापस लेते हुए गुवाहाटी तक पहुंच जाती है। फिर गुवाहाटी में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। अहोम की नौसेना मुगलों को चारों ओर से घेर लेती है। फिरोज खान को बंदी बना लिया जाता है। इस बार इसी तरह गुवाहाटी एक बार फिर अहोम के कब्जे में आ जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को 19 दिसंबर 1667 को जब इसकी खबर मिलती है तो वो अंबर के राजा रामा सिंह के शाही सेना के साथ असम पर कब्जा करने का आदेश देता है। राजा राम सिंह 4000 सैनिकों, 1500 आप समझिए अहादी यानी कि स्पेशल फोर्स के सैनिक और 30,000 पैदल सैनिकों, 21 राजपूत प्रमुखों की सैन्य टुकड़ियां, 18,000 घुड़सवारों को, 2000 तीरंदाजों और 40 मतलब पूरी टुकड़ी भेज दी जाती है पूरी फौज के साथ। 27 दिसंबर 1667 को असम कूच करते हैं। पहाड़ियों से घिरे गुवाहाटी को जंग के मैदान के तौर पर जाना जाता है। पूर्व में एंट्री का एकमात्र रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता था। इस बीच अहोम सराय घाट पर मुगलों की नौसेना को रोकने का प्लान बनाते हैं। यह रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा था। मुगल सैनिक युद्ध के लिए पानी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन पानी के रास्ते युद्ध करना मुगल सेना और कमजोर पक्ष था और यह फैसला औरंगजेब की सेना के लिए आत्मघाती साबित होता। 2 साल बाद यानी कि 1669 को मुगल सेना मानस नदी के तट पर पहुंचती है, लेकिन वहां अहोम सैनिक मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाते। लचित बरफुकन अपनी सेना की स्थिति देखकर गुवाहाटी से पीछे हटने का फैसला लेते हैं। युद्ध टलता हुआ देख मुगल सेना लापरवाह हो जाती है और इस वजह से लचित को नई रणनीति बनाने के लिए समय मिल जाता है। अब समझिएगा, जब लचित बरफुकन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो वो राम सिंह को संदेश भिजवाते हैं कि गुवाहाटी के लिए अहोम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। और फिर कुछ दिनों के बाद ही युद्ध शुरू हो जाता है और अहोम सेना को कई मोर्चों पर जीत मिलने लगती है। अहोम सेना की सफलता से बौखलाए राजा राम सिंह अपने सबसे अनुभवी घुड़सवारों की फौज को युद्ध मैदान में उतार देते हैं और इसके बाद हुए नरसंहार में 10,000 अहोम सैनिक मर जाते हैं। इस बीच राजा चक्रध्वज की भी मृत्यु हो जाती है और उनके भाई उदयत्य सिंघा राजा बन जाते हैं। वो गुवाहाटी का फैसला अपने कमांडरों पर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर मैदान में कूदते हैं और इस बार वो फिर मुगलों को धूल चटाते हैं और पूरे आसाम से मुगलों को खदेड़ दिया जाता है, लेकिन उनके नाम को इतिहास की किताबों में एक तरीके से खो दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लचित बरफुकन को लेकर क्या कहा वो सुनना बहुत जरूरी है।